भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन सीरीज पे हम लोग कार्य कर रहे थे। उस पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग 1, भारत में देशी रियासतों का एकीकरण, तत्पश्चात राज्यों के पुनर्गठन पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे नागरिकता और नागरिकता के अलावा उसके महत्व पर चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात हम लोग आज अध्ययन करेंगे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की चर्चा 2 आयामों से महत्वपूर्ण है। एक तो सर्वप्रथम यह है कि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए, नागरिकों के जीवन के लिए, बेहतर जीवन के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक होते हैं। किसी भी देश में नागरिकों की सर्वाधिक उन्नति या उनका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उनको मौलिक अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकारों के संबंध में जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान रहा। तो दुनिया में अगर देखें तो सर्वप्रथम आप देखते हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान को अगर देखें तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान और अगर अलिखित संविधान में देखें तो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं प्राप्त होती। लेकिन अगर ब्रिटेन के इतिहास में देखें तो ब्रिटेन के इतिहास में एक नाम मिलेगा सम्राट जॉन का। और सम्राट जॉन को देखते हैं तो 1215 में एक इन्होंने मैग्ना कार्टा पर साइन किया था। मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र हस्ताक्षरित किया और उस मैग्ना कार्टा में आप देखते हैं तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स के संबंध में प्रावधान किया गया। इसके पश्चात अगर आप देखें तो 1689 में फंडामेंटल राइट के संबंध में ब्रिटेन में स्पष्ट प्रावधान किए गए। स्पष्ट प्रावधान ब्रिटेन में कब किए गए तो स्पष्ट प्रावधान 1689 में किए गए। 1689 में ब्रिटेन के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई। अगर कुछ प्राचीन विचारकों या चिंतकों के संबंध में बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो आज हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं उनको प्राकृतिक अधिकार माना गया था और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक अधिकारों का होना आवश्यक माना गया था। 1689 में ये देखते हैं और 1789 में एक देखेंगे। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के दौर में क्या किया गया, आप 3 बिंदुओं को पढ़ते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारतीय संविधान में भी देखा गया है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो चर्चा की गई है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय देखते हैं वहां पर एक सम्राट का नाम आता है लुई 16वां। और इस लुई 16वें के संबंध में जो हम लोग पढ़ते हैं लुई 16वें के द्वारा क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया था। और इन फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के कारण फ्रांसीसी जनता ने क्या किया था, लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो अब यहां पर देखते हैं कि 1789 वो दौर है जब क्या है, फ्रांस में लोगों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वहां के सम्राट, और वहां का सम्राट क्या बोलता है, वहां के सम्राट के विषय में अगर चर्चा करेंगे तो ये वही लुई 16वां है जो कहता है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। आपसे कई बार आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये किसका सेंटेंस है, तो ये लुई 16वें। और इसके शब्दों से पता चल जाता है कि एक तानाशाह शासक था। इस तानाशाह शासक को वहां के लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए क्या किया था, फांसी पर चढ़ा दिया था, क्योंकि इसने वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेंस किया था। और अब इसके बाद अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो आप देखते हैं इसके पश्चात अमेरिकी संविधान में देखेंगे तो अमेरिका के मूल संविधान में भी फंडामेंटल राइट के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन वहां पर क्या किया गया, एक प्रावधान लाया गया। प्रावधान क्या लाया गया,
तो 1791 की बात देखेंगे तो 1791 में अमेरिकी चिंतकों द्वारा क्या किया गया, लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया, बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान किया गया। आप इसको अगर देखेंगे तो आपको स्पष्ट शुरुआत कहां से मिल जाएगी। स्पष्ट शुरुआत की बात करें तो क्या है कि 1791 का वर्ष ध्यान रखना है। इस पर क्या किया गया, अमेरिका द्वारा बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से क्या किया गया, मूल अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया। और इन मूल अधिकारों को तब क्या कहा जाता था, इनको प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता था, प्राकृतिक अधिकार के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से, प्राकृतिक अधिकार कहा गया। अब देखिएगा भारतीय संविधान की परिपाटी देखेंगे, जो बिल ऑफ राइट्स 1791 में अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया। अमेरिकी संविधान में पहला और लिखित प्रमाण कब मिलता है आपको, तो लिखित प्रमाण कब मिल रहा है, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से। और सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान में प्रावधान है, यूएसए के संविधान में। तो यूएसए के संविधान में कैसे लाया गया, तो संशोधन द्वारा लाया गया। अब संशोधन द्वारा लाया गया, इसका दो मतलब निकलता है कि इसका मतलब अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट के संबंध में प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में मूल अधिकारों के, फंडामेंटल राइट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। वहां पर क्या किया गया, संशोधन करके लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। अब जब अमेरिका में लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया, तो अमेरिकी संविधान के पश्चात जब भारत में संविधान बनाया गया, तो भारत के संविधान बनने के पश्चात आप देखेंगे, जब भारतीय संविधान या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो जाता है, तो भारतीय संविधान के शिल्पकार या भारतीय संविधान के पितामह या जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपने पूरे संविधान को एक एक बिंदु पर, एक एक आर्टिकल पर चर्चा की है और आपने उसको निर्मित किया है, उसको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, उस पर विचार विमर्श किए गए हैं, तो आप बताएं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सबसे बेहतर है और भारतीय संविधान में क्या सबसे बेहतर है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप मुझसे यह पूछते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे बेहतर भाग कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा भाग 3। और अगर ये आप पूछे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में भी सबसे बेहतर क्या है, तो सबसे बेहतर क्या है, अगर वहां पर आप जाएंगे तो अनुच्छेद 32। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के अभाव में भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार भी निरर्थक सिद्ध होंगे, उनकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जबकि क्या किया जाए, उनको प्रवर्तन कराने, उनको लागू कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान किया गया। तो आप उस संबंध में देखेंगे, अब क्या किया गया, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। अभी हम इस पर बृहद चर्चा करेंगे। भारत में देखेंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या इनका इतिहास रहा, क्या इनकी मांग रही। तो अगर भारतीय, ये तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हो गया कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान कैसे किया गया। आज की अगर डेट में बात करें कि ब्रिटेन में कैसा प्रावधान, तो ब्रिटेन और अमेरिका में दो कंडीशन है और भारत जो है अमेरिका की कंडीशन के समतुल्य है। देखिएगा ब्रिटेन में क्या किया गया है कि ब्रिटेन में अगर वहां तो लिखित संविधान है नहीं, अलिखित है, तो वहां पर क्या किया गया, वहां कानून बना करके लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए। अर्थात वहां पर देखेंगे ब्रिटेन की एक विशेषता है कि ब्रिटेन में अगर कोई सर्वे सर्वा है तो सबसे सर्वप्रमुख, सबसे बेहतर वहां स्थिति है या सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, संसदीय शासन प्रणाली में संसद के पास। और संसद क्या कर सकती है, कानून बना करके मौलिक अधिकार दे सकती है या मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। और एक विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की कि वो अगर मौलिक अधिकारों को छीनने के संबंध में कोई कानून बनाती है तो उस कानून को ना तो रद्द करने का, ना तो उस कानून पर कोई प्रावधान या उसको रोकने का कोई प्रावधान वहां की न्यायपालिका के पास नहीं। लेकिन अमेरिका में क्या देखेंगे, अमेरिका में आप अगर देखेंगे तो अमेरिकी संविधान में आपको विशेषता मिलेगी कि वहां पर अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, ऐसे किसी कानून का निर्माण किया जाता है जो वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उन्हें अल्प करता है या उन्हें शून्य करता है, तो उस कानून के खिलाफ वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वहां की न्यायपालिका उस कानून को रोक सकती है, अवैध घोषित कर सकती है या उसे युक्त प्रतिबंध उस पर लगा सकती है। और आप भारतीय संविधान पर आ जाएं तो भारत में भी आप अगर देखेंगे तो भारत में भी अमेरिका जैसा प्रावधान है कि यहाँ की संसद द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, संसद द्वारा या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का
संक्षेपण करती है या उन्हें न्यून करती है तो क्या किया जा सकता है, वो विधि तब तक शून्य मानी जाएगी जब तक वो मौलिक अधिकारों का या तो उल्लंघन कर रही है या तो जहां तक उल्लंघन करेगी वहां तक उसको शून्य माना जाएगा। और ऐसे कानूनों को, ऐसी विधियों को, ऐसे आदेशों को, ऐसे आज्ञाओं को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा युक्त प्रतिबंध के साथ पूर्णतया प्रतिबंधित किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे वाकये आप देखते रहेंगे जब सरकारों ने लोगों के फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया या उन्हें अल्प करने या उन्हें कम करने का प्रावधान किया, तब न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई। तो ये भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान और ब्रिटेन के संविधान के मध्य एक तुलना के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और संसद वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, न्यून कर सकती है, ऐसा वो कानून बना सकती है। अब ब्रिटेन में अगर देखेंगे तो ब्रिटेन में ऐसा है। अमेरिका में अगर आप देखते हैं तो अमेरिका में ऐसी कोई विधि है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर खारिज कर सकता है या उसको पुनरावलोकन कर सकता है या उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और भारतीय उसी न्यायिक प्रणाली के तहत भारत में भी न्यायपालिका सर्वोच्च है। संसद की अपेक्षा और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के कारण न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है और या उन्हें पूर्णतया प्रतिबंधित कर सकती है। अब देखेंगे भारतीय संविधान में या भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या इतिहास रहा। अगर उस इतिहास पर जाए कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए तो उन प्रावधानों पर अगर चले तो हम लोग पुनः आ जाएंगे 1895 के स्वराज्य विधेयक में। तिलक जी ने 1895 में एक स्वराज्य विधेयक पेश किया था। 1895 का सन देखेंगे, इस पे क्या किया, तिलक जी ने एक स्वराज्य विधेयक पेश किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था, स्वराज्य विधेयक पेश किया, स्वराज्य विधेयक। और इस स्वराज्य विधेयक में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लेकिन इस एक्ट के आधार पर कोई ऐसा प्रावधान तो लागू नहीं हुआ। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसके पश्चात 1928 में क्या है, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और नेहरू रिपोर्ट में आप अगर देखें तो नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग पुनः की गई। मौलिक अधिकारों की मांग पुनः कब की गई, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी की गई। इसके पश्चात आप देखेंगे 1931 में एक अधिवेशन होता है जिसे कराची अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कराची अधिवेशन। और ये जो कराची अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़े आधार पर काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल अगर कांग्रेस को देखते हैं तो 1931 में इसका जो कराची अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार पटेल जी। और सरदार पटेल जी जब अध्यक्षता कर रहे होते तो पुनः मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में जो प्रस्ताव पेश किया गया वो क्या किया गया, कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। इसके पश्चात अगर और आगे चलेंगे तो 1945 आप देख लीजिए या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में फंडामेंटल राइट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रहा। 1935 का जो एक्ट है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आप देखते हैं, भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत 1935 के भारत शासन अधिनियम में फंडामेंटल राइट के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। अब इसके पश्चात आप चलिए 1945 देख लेते हैं। 1945 में देखेंगे तेज बहादुर सप्रू, यह सप्रू कमेटी की रिपोर्ट आती है, सप्रू कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो सप्रू कमेटी की रिपोर्ट अगर देखिए तो अब इस रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट के संबंध में या मौलिक अधिकारों के संबंध में मांग की गई। मौलिक अधिकारों के संबंध में जो मांग की गई, कब की गई, सप्रू रिपोर्ट 1945 में भी ये मांग की गई। और उसके पश्चात आप देखते हैं तो भारतीय संविधान में भाग 3 में या भारतीय संविधान के भाग 3 जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसमें आपको मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान दिए गए। और इसलिए प्रावधान दिए गए, संविधान सभा में इस पर बहुत सारी बहसें हुई और एक लंबा भाग है और इस पर कई स्टेप पर हम लोग भी 2 पार्टों के माध्यम से 3 पार्टों के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे।
तो इसमें आप देखेंगे तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट के संबंध में प्रावधान आए। तो ये आपको भारतीय संबंध में भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध का क्या इतिहास रहा, पुनः एक बार देख लेते हैं। 1895 के तिलक के स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। दूसरा अगर देखते हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके पश्चात अगर आप देखते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और इस अधिवेशन पर अगर आप और विशेष देखेंगे तो यह अधिवेशन मार्च माह में होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशन दिसंबर माह में आयोजित किए जाते थे, बशर्ते कि कराची अधिवेशन जो आयोजित किया गया, वो कराची अधिवेशन कब आयोजित किया गया, 1931 में मार्च माह में आयोजित किया गया। उसके पश्चात आप देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भी इस पर चर्चा की जाती है फंडामेंटल राइट के संबंध में। हम लोगों ने 2 बातें अध्ययन कर ली हैं, एक फंडामेंटल राइट का वैश्विक इतिहास क्या रहा और फंडामेंटल राइट का भारतीय इतिहास क्या रहा। अब इसके पश्चात देखेंगे भारतीय संविधान में क्या वर्णित है फंडामेंटल राइट के संबंध में। तो देखिएगा फंडामेंटल राइट के संबंध में क्या प्रावधान है, भाग 3 क्या पढ़ेंगे, भाग 3 क्या आर्टिकल है इसका, 12 से 35 और 12 से 35 जो प्रावधान किया गया है भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35, इस पे क्या है, मूल अधिकार की बात की गई, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात की गई। तो इन मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों के संबंध में देखें तो इस पर प्रश्न इस तरीके से आता है कि मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, भाग 3 में किया गया है। और अगर ये पूछे कि भाग 3 में क्या किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकारों का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख, फंडामेंटल राइट का प्रावधान। अब फिर फंडामेंटल राइट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में। और उल्टा पूछ ले कि 12 से 35 में क्या प्रावधान किया गया है, तो मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकारों के संबंध में अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान में पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन क्या किया गया, एक अधिकार हटा दिया गया, तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची है, 6। अब यह कौन सा अधिकार हटाया गया और कब हटाया गया, तो देखेंगे भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करेंगे। कांग्रेस के स्थान पर पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, फंडामेंटल राइट से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, और उस मौलिक अधिकार का नाम क्या था, उसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(4) और 31 के अंतर्गत किया गया था। 2 आर्टिकल में इसका प्रावधान था और इसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार जो था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब क्या किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 में क्या किया गया, भाग 12 के तहत एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया, और उस आर्टिकल का नाम क्या था, 300 का। और जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में था, अब वो अनुच्छेद 300 के तहत कैसा अधिकार है, एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में लोगों को प्राप्त है, विधिक अधिकार। अब इस पर देखेंगे तो इस पर भी एक लंबा डिबेट है, उसको अगर हम लोग डिबेट करेंगे तो 10 से 15-20 मिनट का डिबेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहां पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अब फंडामेंटल राइट के तहत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक या कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 का के तहत या भाग 12 के तहत। अब अगर इसके बाद आगे चले कि अब बचे कितने फंडामेंटल राइट, कितने हैं वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। और इन 6 प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें तो इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अब 12 से 35 पर अगर चर्चा करें तो इनको हम लोग शुद्ध रूप से 3 भागों में डिवाइड कर ले, 3 भागों में डिवाइड कर ले तो आसान रहेगा समझना भी कि इस पे क्या प्रावधान है। क्योंकि प्रश्न बनता जाता है कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लेख यहां पर देखेंगे तो 12 से 35 में एक पार्ट बांट लें आर्टिकल 12 और 13 इस पार्ट में, और एक पार्ट बांट लें 14 से लेकर के 32 तक, और एक पार्ट में अगर यहां पर देखें तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं 33, 34 और आर्टिकल 35। ये अलग से ये तीनों बातें, ये जो 2 आर्टिकल हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अपवाद हैं। क्या है, अपवाद इनको कह सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारतीय संविधान का अपवाद क्या है, तो अपवाद आप बता देंगे अनुच्छेद 33 और 34, आर्टिकल 33 और 34 भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट का अपवाद है।
अब देखिएगा 3 पार्टों में क्यों बांटा गया, तो आपके जितने भी 6 फंडामेंटल राइट हैं वो 6 फंडामेंटल राइट इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ 12 और 13 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर देखेंगे तो राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में कौन आता है, राज्य कौन है, राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य कौन है, इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए 2 तरीके की बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि राज्य उसे माना जाएगा जो एक तो विधिक रूप से काम करे और दूसरा कल्याणकारी लोगों के वेलफेयर का काम करे, क्योंकि राज्य की जो संकल्पना हिंदुस्तान में की गई है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में की गई है कि क्या है, राज्य कैसा होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा। तो उस वेलफेयर स्टेट की बात करें तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। मैं एक दिन राज्य की परिभाषा पर डिबेट करूंगा, तब आपको बता दूंगा कौन कौन राज्य की परिभाषा में आते हैं। यहां संक्षिप्त रूप से जान सकते हैं कि एक तो केंद्र का विधानमंडल या केंद्र की विधायिका, केंद्र की सरकार, राज्य की विधायिका, राज्य की सरकार, और उसके अलावा ऐसी संस्थाएं जैसे आप आरबीआई को सुनते, एलआईसी को सुनते, ऐसा काम कर रही हो संस्था जो भारत में विधि संबद्ध कार्य कर रही हो, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही हो, और दूसरा एक सोशल वेलफेयर या वेलफेयर का काम कर रही हो, सामाजिक कल्याण का कार्य कर रही हो, सामाजिक कल्याण का कार्य करने वाली संस्था को हम क्या कर सकते हैं, राज्य की परिभाषा दे सकते हैं। यहां पर और एक बात ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनकी प्रकृति कैसी है, तो वो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो अब क्या है कि आपको कोई संस्था भी ऐसा कानून बना करके आपके फंडामेंटल राइट का वायलेंस नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी संस्था जिसको राज्य की परिभाषा के तहत लाया गया है, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है या उन्हें कम करती है या शून्य करती है, समाप्त करती है, तो आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे मुकदमा या वाद दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये दायित्व है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रवर्तन में लाएंगे, लागू कराएंगे, प्रवर्तनीय बनाएंगे। तो यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल, ये 2 प्रकार के विधानमंडल मिलेंगे। तो केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल कोई ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेंगे कि आपके मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण हो या उन्हें कम किया जा सके या उन्हें शून्य घोषित किया जा सके। अगर ऐसी कोई विधि बनाते हैं जो आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों को समाप्त या शून्य करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस आर्टिकल 13 के तहत उस विधि को तब तक शून्य घोषित किया जाएगा जब तक आपके मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है। तो ये आर्टिकल 12 और 13 आप ध्यान रखेंगे, एक तरीके से मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 13 को कहा जा सकता है फंडामेंटल राइट के लिए सुरक्षा वाल्व का काम कौन करता है, तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट के लिए सुरक्षा वाल्व का काम करता है कि इस फंडामेंटल राइट को कोई क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट के राइट को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही उनका अल्पीकरण किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 14 से 32 तक में हम देखेंगे क्या है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो दिए गए इनका क्रम क्या है, तो आप अगर इनको देखेंगे तो नंबर 1 समानता का अधिकार है। कैसा अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, इसकी बात की गई है, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में, 14 से लेकर के 18 तक में। दूसरा कैसा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे तो किससे है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में प्रावधान है। फिर एक तीसरा देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां पर क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। अब शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में वर्णित, 25 से लेकर के 28 तक में। तो नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। इनको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और ये आपको बार बार प्रश्न मिलेंगे। इस पर मैं कुछ और प्रश्न भी अभी बना करके आपको बताता हूं। अब 5वें अधिकार को देखेंगे, 5वां कौन सा है, तो 5वें पर आप चले आइए। तो 5वां अधिकार आपका क्या है, 5वां देखेंगे तो 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं
शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार। और संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए। फिर अगर उसके बाद देखेंगे आप छठे पे, तो छठे पे क्या दिया गया है आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब अगर इसको देखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर हम लोग फिर से पुनः कुछ चर्चा कर सकते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18। इसके आर्टिकल पूछे जाते हैं, कितने आर्टिकल में इसका प्रावधान, तो आपको ध्यान रखना है 5 अनुच्छेदों में। अब 5 क्या है, लोग क्या करते हैं एग्जाम हॉल में 14, 4, 18 जोड़ते, 14, 4, 18 से प्रश्न नहीं होगा। अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। 19 से 22 आप देख सकते हैं, तो 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लेख 5 अनुच्छेदों में, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 4 अनुच्छेदों में, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 2 अनुच्छेदों में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 कितने हो जाएंगे, 4, कितने में, 4 पे। और फिर उसके बाद संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख 2 अनुच्छेद में, और उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1 अनुच्छेद में। ये आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, इसका बार बार जिक्र किया गया है कि समानता के अधिकार का उल्लेख किसमें, शोषण स्वतंत्रता के अधिकार का भी पूछा गया कि कितने आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया, तो 4 अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है। अब देखेंगे भाग 3 के संबंध में क्या है, तो भाग 3 के संबंध में कुछ चर्चा और कर देते हैं। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को जो कहते हैं महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र। अब महाधिकार पत्र कहते हैं किस भाग को मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का कहा जाता है, भाग 3 को। अब अगर ये पूछा जाए क्यों कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, तो क्यों ऐसा कहते हैं इसके संबंध में कैसे चर्चा करेंगे, तो देखिएगा हमने पूर्व में भी बताया है, फिर से यहां बता रहे हैं। जब भारतीय संविधान एक तरीके से पूरा लिख गया, लागू हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मीडिया के लोगों ने प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब आपने तो पूरे भारतीय संविधान का निर्माण किया है और आपको उसमें एक एक आर्टिकल पे क्या दिया गया है, ये बात आपको बाखूबी मालूम है, तो आप ही बताएं कि भारतीय संविधान में सबसे बेहतर क्या है और भारतीय संविधान में सबसे बेहतर चीज आपने क्या लिखी है या क्या आप लोगों ने उस पर वर्णित किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे बेहतर क्या है, तो मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 32 सबसे भारतीय संविधान में सबसे बेहतर क्या है, तो भाग 3 सबसे बेहतर है। और अगर ये कोई पूछेगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में सबसे बेहतर क्या है, तो मैं आंसर बताऊंगा अनुच्छेद 32। और 32 क्यों, क्योंकि 32, अब यहां से बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिएगा अगर इस अनुच्छेद का जिक्र ना किया हो गया होता भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की जो बाखूबी है वो इसी से है कि अगर इस अनुच्छेद का उल्लेख ना किया गया होता, इस अनुच्छेद का उल्लेख ना किया गया होता, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं ये क्या है, एक तरीके से निरर्थक सिद्ध होते, सार्थक ना होते। क्यों सार्थक ना होते, क्योंकि इनको प्रवर्तनीय कराने, इनको लागू कराने का राइट क्या कहते हैं, नहीं होता। तो भारतीय संविधान के अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसका स्रोत भी भारतीय संविधान है और इनको लागू कराने का अधिकार भी किसमें है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के भाग में ही वर्णित है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय, दिल, कुंजी किसे कहा जाता है, तो आंसर आपको बताना है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। यही प्रश्न आपसे बार बार रिपीट किया गया है, यहां तक कि मेंस में केवल और केवल आर्टिकल 32 ही आपसे लिखा लिया जाएगा। तो ये बात हो गई। अब वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, कितने अधिकार प्राप्त हैं, 6, और 6 कौन कौन से हैं, इस संबंध में चर्चा हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि और क्या उल्लेख किया गया है, तो अब देखेंगे ये तो 6 अधिकारों की बात कब तक हो गई, 32 तक। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या दिया गया है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे 33, 34 और 35 में क्या प्रावधान किया गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 33 में अगर देखेंगे तो आपसे बात की गई है कि मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार कुछ विशेष व्यक्तियों के मौलिक अधिकार
क्या है, कुछ विशेष व्यक्तियों और परिस्थितियों पर लागू नहीं किए जाएंगे। लागू नहीं किए जाएंगे किसके लिए? देखिएगा, बहुत सारे विभाग हैं, जैसे गुप्तचर विभाग, सूचना विभाग या असूचना ब्यूरो, या फिर क्या है आपकी बहुत सारी फोर्स हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुत सारे लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, भारत की जो संप्रभुता है उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का वायलेंस इस 33 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में क्या कहता है? फौजी शासन। किसकी? फौजी शासन। अब इस फौजी शासन को क्या करेंगे? इसको मतलब सेना का शासन। जब किसी राज्य में, किसी स्थान में सेना का शासन लागू होगा तो उस सेना के शासन के लागू होने पर क्या किया जाएगा? जब सेना का शासन लागू होगा तो उस सेना के शासन के लागू होने पर क्या किया जाएगा? वहां पर कानून बनाने का अधिकार या वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। यह आपको सेना विधि या मार्शल लॉ के संबंध में सेना के शासन लागू होने पर अनुच्छेद 34 के तहत मौलिक अधिकारों के कम किए जाने या अल्पीकरण का प्रावधान। अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 35 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू करने के लिए संसद को कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे क्या किया गया है? अनुच्छेद 17 और 35 को देखेंगे, 17 और 23 को देखेंगे। अनुच्छेद 17 और 23 इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी का प्रावधान, और अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मानवों से दुर्व्यापार मानवों का नहीं होगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी, और क्या कहते हैं, बलपूर्वक उनसे श्रम नहीं कराया जाए। अगर ऐसा कराया जाता है तो उनके संबंध में कानून बनाने का, उनको दंड देने का प्रावधान अनुच्छेद 35 के तहत कानून बना करके संसद कर सकती। यहां पर अनुच्छेद 17 के तहत प्रावधान या छुआछूत निवारण के लिए 1955 में क्या किया गया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था, और अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का प्रावधान किया गया था। ये दो आर्टिकल के लिए जो कानून बनाया गया वो अनुच्छेद 35 के तहत बनाया। तो ये हो गया एक मौलिक अधिकारों के संबंध में मोटी मोटी बात। अब हम लोग जब बात करेंगे तो समानता के अधिकार से शुरुआत करेंगे और इसको क्रमशः क्या कहते करते जाएंगे, और हो सकता है इसके लिए अगले एपिसोड पे हम या अगले सीरीज पर हम इस पर बात करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार में क्या प्रावधान किया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में क्या प्रावधान किया गया है, और क्या कहते हैं संवैधानिक उपचारों के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। तो अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।